नमस्कार। आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कलम ने सच्चाई को स्याही में नहीं बल्कि शायद रगों में दौड़ते लहू में डुबोकर कागज पर उतारा। हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटो की, और खास तौर पर उनकी उन कहानियों की जो 1947 के भारत विभाजन की वो जो असहनीय पीड़ा थी, हैवानियत थी, उसको बयां करती हैं। बिल्कुल। मंटो और विभाजन ये एक तरह से जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें मंटो की जिंदगी और विभाजन की वो उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि, उस पर जानकारी है, और साथ ही उनकी दो बेहद शक्तिशाली और उतनी ही विवादास्पद कहानियां भी हैं, ठंडा गोश्त और खोल दो। पूरी कहानियां मौजूद हैं। जी, दोनों ही बहुत बहुत मार्मिक और डिस्टर्बिंग कहानियां हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से मंटो के नज़रिए को समझें, मतलब कैसे उन्होंने विभाजन की हिंसा, इंसानी रिश्तों के बिखराव और उसके वो जो गहरे मनोवैज्ञानिक असर थे उनको अपनी कहानियों में ढाला। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देख रहे थे और कैसे दिखा रहे थे। चलिए तो फिर इस पड़ताल को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सादत हसन मंटो के परिचय से। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनका जन्म 1912 में लुधियाना, पंजाब में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। अच्छा, पंजाब में? जी। जिंदगी का एक बड़ा और अहम हिस्सा उन्होंने बॉम्बे में गुजारा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, काफी लिखा, लेकिन 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ, हाँ, बंटवारा हुआ, तो उन्हें भी उस उथल-पुथल का सामना करना पड़ा और वे जनवरी 1948 में लाहौर चले गए, पाकिस्तान। तो बॉम्बे छोड़ना पड़ा उन्हें? हाँ, ये विडंबना ही है कि विभाजन की जिन त्रासदियों पर उन्होंने इतना कुछ लिखा, वे कहीं न कहीं उनके निजी जीवन का भी हिस्सा बन गई। और दुख की बात है कि सिर्फ 42 साल की उम्र में 18 जनवरी 1955 को शराब की लत के चलते उनका इंतकाल हो गया, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। एक बड़ा लेखक हमने खो दिया। और 1947 का वो विभाजन, हमारे स्रोत साफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ सरहदों का खिंचना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये महज जमीन का टुकड़ा नहीं था जो बटा। ये सदियों पुरानी साझा संस्कृति, इतिहास, अनगिनत परिवारों, जबानों और सबसे बढ़कर लोगों की पहचान का बंटवारा था। पहचान का बंटवारा, ये बड़ी बात है। एक ऐसी दरार जिसने रातों रात पड़ोसियों को दुश्मन बना दिया। बिल्कुल। और इस विभाजन की जड़ें वो काफी गहरी थीं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत की वो जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, हाँ, डिवाइड एंड रूल, उसने इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जो मतभेद थे उनको हवा दी, उन्हें उकसाया और सांप्रदायिक ताकतों को पनपने का मौका दिया। मतलब ये आग अंग्रेजों ने लगाई एक तरह से। लगाई या कह लें कि भड़काई जरूर। बेशक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी भूमिकाएं थीं, अपनी मजबूरियां थीं, लेकिन अंग्रेजों ने इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि और भड़काया, और आखिरकार देश का विभाजन हुआ, जिसकी कीमत लाखों बेगुनाहों ने अपनी जान और इज्जत से चुकाई। हाँ, वो भयावह दौर था। और मंटो इसी कयामत के गवाह थे। उन्होंने न सिर्फ इसे देखा बल्कि उसकी तपिश को अपनी रूह में महसूस किया होगा। जी हाँ। हमारे पास जो सामग्री है उससे पता चलता है कि उन्होंने कहानियां, नाटक, रेडियो प्ले, लेख, रेखाचित्र, बहुत कुछ लिखा। बहुत ज्यादा लिखा। हाँ, उनका काम बहुत वास्ट है। और उनकी लेखनी की खासियत थी उसकी बेबाकी, उसकी सच्चाई, समाज की गंदगी, पाखंड, इंसानियत का गिरता स्तर, सब कुछ उनकी कहानियों में बेपर्दा नजर आता है। बिल्कुल, उन्होंने खुद लिखा भी, और ये हमारे स्रोतों में भी है। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरी कहानियां पढ़िए। वाह। एक तरह से वे अपने समय का आईना दिखा रहे थे। हाँ, और यही आईना दिखाना समाज के एक बड़े तबके को, कह सकते हैं, गवारा नहीं था। अच्छा। जी। इसी बेबाकी की वजह से, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, उन पर बार बार मुकदमे चले, खासकर अश्लीलता फैलाने के आरोप में। अश्लीलता उनकी कहानियों पर? हाँ, ब्रिटिश इंडिया में 3 बार और पाकिस्तान बनने के बाद 3 बार, मतलब कुल 6 बार उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़े। बाप रे, 6 बार! जी। और उनकी कहानी ठंडा गोश्त, जिसकी हम आज बात करेंगे, उन कहानियों में से एक थी जिस पर पाकिस्तान में मुकदमा चला था। इसी कहानी पर मुकदमा चला? हाँ, मंटो का मानना था, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं, कि असल में समाज उस नंगी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था जिसे वो अपनी कहानियों में पेश कर रहे थे। मतलब समाज सच्चाई देखना नहीं चाहता था। वे कहते थे कि अगर उनकी कहानियां बर्दाश्त नहीं होती तो इसका मतलब है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।
क्या बात है। वे विभाजन के दौरान इंसान को हैवान बनते देख रहे थे और उसे हूबहू कागज पर उतार रहे थे, बिना किसी लाग लपेट के। चलिए, तो फिर उनकी इसी बहुचर्चित और विवादित कहानी ठंडा गोश्त पर आते हैं। कहानी का माहौल शुरू से ही मुझे लगता है बहुत तनाव भरा है। हाँ बिल्कुल। आधी रात का वक्त है। ईश्वर सिंह जो सिख है वो 8 दिन की गैर हाजिरी के बाद घर लौटा है। 8 दिन बाद? जी। उसकी साथी है कुलवंत कौर। वो दरवाजा बंद किए पलंग पर बैठी उसका इंतजार कर रही है और उसके हाव भाव और सवालों में शक और बेचैनी साफ झलकती है। हाँ, वो पूछती है, ईश्वर सिंह यहाँ कहाँ गायब था इतने दिन, कुछ ऐसे ही। बिल्कुल। ईश्वर सिंह का रवैया अजीब है। वो थका हुआ बुझा हुआ सा लगता है और कुलवंत के सवालों का सीधा जवाब देने से कतराता है। कुलवंत उसे मनाने की कोशिश करती है, प्यार जताती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर का शक बढ़ता जाता है। वो जानना चाहती है कि इन 8 दिनों में क्या हुआ। हाँ, उसका लहजा नर्म से सख्त होता जाता है। आज मैं झूठ और सच जान कर रहूंगी, ऐसा कुछ। बिल्कुल। आखिरकार कुलवंत के दबाव और शायद अपने अंदर के बोझ से दबकर ईश्वर सिंह बोलना शुरू करता है। और जो वो बताता है वो तो दहला देने वाला है। हाँ, वो कबूल करता है कि शहर में दंगे भड़के हुए थे, लूटपाट और मारकाट मची थी और वो भी उसमें शामिल था। वो खुद भी शामिल था। जी। उसने बताया कि कैसे वो एक घर में घुसा जहां पहले से ही तबाही मची थी। कुछ लोग मरे पड़े थे, कुछ घायल। उसने अपनी कृपाण निकाली। कृपाण? हाँ, और जो जिंदा मिले उन्हें मार डाला और जो सामान मिला उसे लूट लिया। ये विभाजन की उस वहशी हकीकत का बयान है जिसे मंटो बिना किसी पर्दे के सामने रखते हैं। बिल्कुल, नंगी सच्चाई। हाँ। लेकिन कहानी का सबसे विस्फोटक और कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल हिस्सा इसके बाद आता है। वो क्या? ईश्वर सिंह बताता है कि उसी घर में उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिली। लड़की मिली? जिंदा? वो आगे बताता है, उसकी नीयत बिगड़ी। उसने लड़की को उठाया, कंधे पर लादा और शहर से बाहर नदी किनारे झाड़ियों में ले गया। उसका इरादा साफ था। लेकिन और यहीं कहानी का शीर्षक ठंडा गोश्त अपनी पूरी भयावहता के साथ सामने आता है। कैसे? क्या हुआ? ईश्वर सिंह कबूल करता है, लेकिन कुलवंत वो सुंदर लड़की मरी हुई थी। क्या? मरी हुई? हाँ, वो कहता है, मैं एक लाश को उठा लाया था। एक लाश, बिल्कुल ठंडा गोश्त, बर्फ से भी ठंडा। ओह माय गॉड! मतलब उसने एक लाश उठाई थी? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। एक आदमी जिसने अभी-अभी बताया कि उसने 6 जिंदा इंसानों को बेरहमी से मारा, वो एक लाश के साथ कुछ गलत नहीं कर सका। यहाँ मंटो क्या दिखा रहे हैं? यही तो सवाल है। क्या ये इंसानियत का कोई बचा खुचा कतरा है, या किसी गहरे सांस्कृतिक टैबू का असर, या फिर वासना का मौत की उस ठंडक के सामने हार जाना? ये बहुत बहुत गहरा सवाल है। वाकई। ईश्वर सिंह का ये कबूलनामा सिर्फ उसके कत्ल और लूटपाट का नहीं है, बल्कि इस अजीब सी नैतिक सीमा का भी है जिसे वो पार नहीं कर पाया। शायद ये दिखाता है कि हैवानियत की भी अपनी हदें हो सकती हैं, या शायद ये उस खास पल की उसकी मानसिक स्थिति थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुलवंत की प्रतिक्रिया वो भी उतनी ही अहम है। हाँ बिल्कुल। पहले तो कुलवंत ईश्वर सिंह के लिए फिक्र और प्यार जता रही थी, है ना? जी। लेकिन जैसे ही वो उस खूबसूरत लड़की का जिक्र सुनती है जिसे ईश्वर सिंह उठा लाया था, भले ही वो लाश थी, कुलवंत का सारा प्यार, सारी हमदर्दी जैसे भाप बनकर उड़ जाती है। हाँ, एकदम। उसकी जगह ले लेती है जलन, गुस्सा और शायद अपमान का एहसास। उसे लगता है ईश्वर सिंह ने उसे धोखा दिया है, या कम से कम किसी और औरत की खूबसूरती पर फिदा तो हुआ ही था। और इसी जलन और गुस्से में वो ईश्वर सिंह की ही कृपाण उठाती है। उसकी अपनी कृपाण। हाँ, और उस पर ताबड़तोड़ वार कर देती है। ईश्वर सिंह वहीं ढेर हो जाता है। हे भगवान! कुलवंत ने मार दिया ईश्वर सिंह को। जी। कहानी का ये अंत दिखाता है कि विभाजन की बाहरी हिंसा ने कैसे इंसानी रिश्तों के अंदरूनी ताने बाने को भी तार-तार कर दिया था। शक, जलन, गुस्सा, वासना, अपराध बोध, ये सारी भावनाएं मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बनाती हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि सबसे करीबी रिश्तों को भी भस्म कर देता है। तो ठंडा गोश्त सिर्फ उस मृत लड़की का शरीर नहीं, वो शायद ईश्वर सिंह और कुलवंत के रिश्ते की मौत और उस दौर की मर चुकी इंसानियत की भी अलामत बन जाता है। ये वाकई झकझोर देने वाली कहानी है। अब हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। खोल दो। हाँ, खोल दो। ये कहानी भी विभाजन की उसी पृष्ठभूमि में सेट है, लेकिन इसका फोकस शायद हिंसा के दूसरे पहलू पर है, मासूमियत का कुचला जाना और भरोसे का टूटना। बिल्कुल।
कहानी का मुख्य पात्र है सिराजुद्दीन, एक बूढ़ा बाप जो दंगों की अफरा तफरी में अपनी जवान बेटी सकीना को खो देता है और उसे तलाश रहा है। कहानी की शुरुआत ही दिल दहला देने वाली है। अमृतसर से लाहौर जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर हमला होता है। हाँ, जब सिराजुद्दीन को होश आता है तो चारों तरफ लाशें बिछी हैं। उसकी पत्नी मर चुकी है, ओह, उसकी बेटी सकीना गायब है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता है। बिल्कुल असहाय। हाँ, इसी हताशा में उसे 8 नौजवान लड़के मिलते हैं जिनके पास लाठियां और बंदूकें हैं। वे खुद को वॉलंटियर बताते हैं, मदद का भरोसा दिलाते हैं। वॉलंटियर, मदद करने वाले। हाँ, ऐसा वो कहते हैं। सिराजुद्दीन उन्हें अपनी बेटी का हुलिया बताता है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल, उम्र 17 साल, सकीना नाम है। 17 साल की? हाँ, वो गिड़गिड़ाता है कि उसकी बेटी को ढूंढ लाओ। लड़के वादा करते हैं। यहाँ एक उम्मीद बनती है कि शायद अब बेटी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन मंटो इस उम्मीद को बड़ी बेरहमी से तोड़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि वे लड़के सकीना को ढूंढ तो लेते हैं। अच्छा, मिल जाती है वो? हाँ, पर वो रक्षक नहीं, भक्षक निकलते हैं। क्या मतलब? वे उसे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। नहीं, जिन लड़कों पर भरोसा किया। जी हाँ। कुछ दिनों बाद जब सिराजुद्दीन उन्हीं लड़कों से फिर मिलता है और कांपती आवाज में पूछता है, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता चला? तो वे बड़ी बेरुखी से जवाब देते हैं, चाचा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिलेगी तो जरूर बताएंगे, और आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने झूठ बोला? सरासर झूठ। ये भरोसे का कत्ल है। ये तो बहुत ही भयानक है। और फिर कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। कई दिनों की तलाश के बाद सिराजुद्दीन को पता चलता है कि कुछ लोग एक लड़की को बेहोशी की हालत में कैंप के पास से उठाकर अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल? हाँ, वो भागकर अस्पताल पहुंचता है। एक डॉक्टर की मदद से वो उस वार्ड में जाता है जहां वो लड़की है। बिस्तर पर एक लड़की लेटी है, उसका चेहरा सूजा हुआ है, लेकिन सिराजुद्दीन पहचान लेता है वो उसकी सकीना है। मिल गई आखिरकार। हाँ, उसके मुंह से बस इतना निकलता है, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर लड़की की नब्ज देखता है, फिर शायद कमरे में घुटन महसूस करके या रोशनी के लिए सिराजुद्दीन की तरफ मुड़कर कहता है, खिड़की खोल दो। खिड़की खोल दो। हाँ, और यही वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या होता है? वो 2 शब्द खोल दो सुनते ही सकीना, जो शायद गहरे सदमे या बेहोशी में थी, वो यंत्रवत हिलती है। हिलती है? हाँ, उसके बेजान से हाथ हरकत में आते हैं, अपनी सलवार के नाड़े तक जाते हैं, नाड़ा खोलते हैं और सलवार नीचे सरक जाती है। क्या कह रहे हैं मतलब? उसके साथ जो बार बार हुआ था, उन शब्दों ने उसके जहन और जिस्म पर ऐसा असर डाला था कि वो एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स बन गया था, चेतना की गैर मौजूदगी में भी। ओह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इतना भयानक? जी, ये दृश्य इतना भयावह है कि डॉक्टर, जो शायद इंसानियत का प्रतीक है वहां, वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसकी माथे पर पसीना आ जाता है। लेकिन सिराजुद्दीन, बाप का क्या रिएक्शन होता है? सिराजुद्दीन, वो खुशी से चिल्ला पड़ता है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। जिंदा है? बस इतना? उसे ये नहीं दिखा कि क्या हुआ? शायद उस वक्त उसकी खुशी सिर्फ बेटी के शारीरिक रूप से जिंदा होने तक सीमित थी। पिता की ये खुशी और बेटी की वो यांत्रिक प्रतिक्रिया, जो उसकी आत्मा पर लगे अनगिनत जख्मों का सबूत है, इन दोनों के बीच का विरोधाभास वो दिल चीर देता है। वाकई। बिल्कुल। खोल दो विभाजन के दौरान महिलाओं पर हुई अनकही अकथनीय यौन हिंसा और उसके जिंदा बचे लोगों पर पड़े ना मिटने वाले मनोवैज्ञानिक आघात का एक बेहद शक्तिशाली चित्रण है। हाँ, सकीना का जिस्म जिंदा है, पर शायद उसकी रूह मर चुकी है, या कम से कम गहरे कोमा में है। वो शब्द खोल दो उसके उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है, जो उसके अचेतन में भी गूंज रहा है। मंटो यहाँ दिखाते हैं कि हिंसा सिर्फ जिस्म को नहीं तोड़ती, वो आत्मा को भी कुचल देती है। ये कहानी मासूमियत के भयावह अंत, भरोसे के कत्ल और इंसानियत की ऐसी तबाही की दास्तान है जिसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। तो इन दोनों कहानियों, ठंडा गोश्त और खोल दो, को साथ रखकर देखने पर मंटो के लेखन और उनके सरोकारों के बारे में क्या तस्वीर उभरती है? वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, दोनों कहानियां विभाजन के दौरान इंसानियत के पतन के अलग अलग लेकिन समान रूप से भयावह चेहरों को बेनकाब करती हैं। अलग अलग चेहरे कैसे? ठंडा गोश्त हमें अबाधी के नजरिए से उसके अपराध बोध, उसकी अंदरूनी कश्मकश और नैतिक सीमाओं के चरमराने की कहानी सुनाती है। वो दिखाती है कि कैसे हिंसा करने वाला भी अंदर से टूट सकता है, भले ही उसका टूटना अलग तरह का हो।
हाँ, ईश्वर सिंह का टूटना। और वहीं खोल दो हमें हिंसा के शिकार हुई एक मासूम के नजरिए से उस त्रासदी को दिखाती है, उसके गहरे आघात, उसकी खामोश चीख और उसके वजूद पर पड़े उन जख्मों को जो शायद कभी नहीं भरेंगे। एक अपराधी का पक्ष, एक पीड़ित का। हाँ, लेकिन मंटो किसी का पक्ष लेते नहीं दिखते, और जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, वो ये सब बिना कोई उपदेश दिए करते हैं। उनकी कहानियां ना तो किसी समुदाय के खिलाफ भड़काती हैं, न नफरत पैदा करती हैं। वो सिर्फ एक आईना है समाज का, उस वक्त का, और शायद इंसान के अंदर छुपी हैवानियत का भी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और शायद यही वजह थी कि वे इतने विवादास्पद रहे। हाँ, मुकदमे इसीलिए चले। उन्होंने जो देखा, पंजाब में चलते हुए शहर, इंसानों की भीड़ का वहशी होना, रिश्तों का तार-तार होना, उसे पूरी ईमानदारी और कह सकते हैं बेरहमी से लिख दिया। स्रोत बताते हैं कि वे मुकदमे लड़ते लड़ते अपनी कहानियों पर सफाइयां देते देते थक गए थे। विभाजन ने उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से विस्थापित नहीं किया था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ दिया था। तो ये कहानियां उसी टूटन का नतीजा है? हाँ, खोल दो अठंडा गोश जैसी कहानियां उसी टूटन, उसी गुस्से, उसी बेबसी और उसी हैवानियत की पैदाइश हैं जो उन्होंने अपने चारों तरफ देखी। उनका यथार्थवाद उस वक्त के माहौल में कई लोगों को अश्लील लगा, क्योंकि वो उस कड़वी सच्चाई को सामने ला रहा था जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे, या फिर जिस पर पर्दा डालना चाहते थे। नवनिर्मित राष्ट्र वो अपनी बुनियाद में ऐसी कहानियां सुनना पसंद नहीं करते। आज के दौर में जब विभाजन को इतने साल बीत चुके हैं, मंटो का काम क्यों प्रासंगिक है? क्यों हमें इन कहानियों को पढ़ना या जानना चाहिए? देखिए, मंटो की कहानियां महज गुजरे वक्त की दास्तानें नहीं हैं। वो इतिहास की किताबों में दर्ज आंकड़ों और राजनैतिक बयानों के पीछे छिपी मानवीय त्रासदी का दस्तावेज हैं। मानवीय त्रासदी का दस्तावेज? जी। वे हमें उन असहज सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय गौरव या राजनैतिक सुविधा के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, बड़े बड़े राजनीतिक फैसले आम इंसानों की जिंदगियों पर, उनके जिस्मों पर, उनकी रूहों पर क्या कहर बरपा करते हैं। सही बात है। ये कहानियां दिखाती हैं कि विभाजन सिर्फ जमीनों का बंटवारा नहीं था, ये आत्माओं का, भरोसे का और इंसानियत का भी बंटवारा था। आत्माओं का बंटवारा। और शायद सबसे जरूरी बात, मंटो का काम हमें इंसान के अंदर छुपी हिंसा और वहशत की संभावनाओं के प्रति सचेत करता है, जो किसी भी दौर में, किसी भी समाज में सतह पर आ सकती है। मतलब ये कहानियां आज भी हमें चेतावनी देती हैं। बिल्कुल, उनका काम हमें इतिहास की क्रूरताओं को भूलने से रोकता है, ताकि हम उनसे सबक ले सकें। तो आज हमने सादत हसन मंटो की दो कालजयी कहानियों ठंडा गोश्त और खोल दो के जरिए 1947 के विभाजन की भयावहता और उसके इंसानी असर को समझने का प्रयास किया। जी, हमने देखा कि कैसे मंटो ने बिना किसी झिझक या पक्षपात के मानवीय पीड़ा, नैतिक पतन और मनोवैज्ञानिक आघात को उसकी पूरी नग्नता के साथ चित्रित किया। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, हाँ, कि जब हम मंटो जैसे लेखकों के जरिए इतिहास के इतने क्रूर और असुविधाजनक पहलुओं का सामना करते हैं, तो क्या ये हमें सिर्फ अतीत के बारे में बताता है, या ये हमें वर्तमान समाज और खुद इंसान के अंदर मौजूद अंधेरे कोनों को पहचानने और समझने में भी कोई मदद करता है? सोचने वाली बात है। क्या इतिहास का ये नग्न रूप हमें आज के लिए भी कुछ सिखाता है? हाँ, इस पर विचार करना लाजमी है।